मैं कंचन जोशी आपके सामने प्रसिद्ध लेखिका रमा सिंह की कहानी पेश कर रही हूँ, जिसका नाम है हम बौने। शिवनंदन सहाय का अपनी इस कॉलोनी में आकर रहने लगना उनके लिए एक सुखद घटना थी। वैसे इस कॉलोनी के एक कानूनन हकदार वे इसके निर्माण कार्य के समय से ही थे। उन दिनों वैसे यहाँ था भी क्या, काफ़ी बड़े से शहर का एक बियाबान उपेक्षित भूखंड भर ही तो। वह तो कुछ उत्साही इंजीनियरों की करामात थी कि सिर्फ 500 रुपये के सदस्यता शुल्क से ही नौकरीशुदा हस्ती वालों की मेंबर बनाकर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई। अब तो इस कॉलोनी की बात ही निराली है। शान शौकत के मामले में इस कॉलोनी का नाम अव्वल दर्जे पर होता है। एक से बढ़कर एक, दिल्ली या बम्बई क्या, विदेशों के आर्किटेक्ट द्वारा तैयार डिज़ाइन पर निर्मित घर है यहाँ। सुंदर से सुंदर बाग लगाने की होड़, जाड़े के दिनों में लॉन की मुलायम घास पर गार्डन अम्ब्रेला के नीचे बैठकर गपशप का दिखावा। महिलाएं अभी जातीय वर्गीय संस्कारों में रची बसी, किटी पार्टी, लेडीज़ क्लब, फेट जैसे विभिन्न आयोजनों से उन्हें फुर्सत नहीं। सामाजिक कार्यों के आयोजन में भी उनका बड़प्पन ही मुखर होता। वे इस कॉलोनी से सटे स्लम एरिया में जाकर प्रौढ़ शिक्षा तथा सिलाई बुनाई का काम करवाती। शिवनंदन बाबू सरकारी नौकरी में अब तक तबादले का एक लंबा सिलसिला जीते रहे थे। जब कभी अपने मकान या फिर किराएदार के मसले को लेकर यहाँ आना होता तो उनका मन भी कॉलोनी में बने अपने बड़े से मकान में रहने के लिए बच्चे की तरह मचल उठता। जब नौकरी के कुछ ही वर्ष रह गए थे तो उनकी रिक्वेस्ट पोस्टिंग कॉलोनी में रहने की उनकी बलबती इच्छा को पूरा कर सकी थी। शुरू में यहाँ बहुत सारे लोग इन्हें जानते नहीं थे। यहाँ बसे समाज में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाने वालों से शिवनंदन बाबू पहले ही मेलजोल कर चुके थे। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की छोटी बड़ी बैठकें अक्सर होती रहती थी, जिनमें शिवनंदन बाबू शामिल होना नहीं चूकते थे। एक तो उन्हें लोगों से परिचय बढ़ाना था और दूसरे यहाँ के जाने माने लोगों के बीच अपने पैर भी जमाने थे। वह अक्सर एक खास व्यक्ति को, जिसकी वेशभूषा साधारण ही थी, कॉलोनी से संबंधित विभिन्न अहम पहलुओं पर प्रभावी बातें करते देखते। उनका नाम आनंदी दुबे था। उन्हें शिवनंदन बाबू पहले दिन ही जान गए थे। एक दिन जिज्ञासा करने पर उन्हें मालूम हुआ कि इस कॉलोनी की ज़मीन मूलतः आनंदी दुबे के पिता की थी। पिता ने अपना रिहायशी मकान और पार्श्व का छोटा भूखंड लेकर सारी ज़मीन बेच कुछ कारोबार शुरू किया था। कारोबार तो नहीं चला, पर उनके पिता चल बसे। आनंदी दुबे एक म्यूनिसिपल स्कूल के शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। अब वे सोशल वर्कर हैं और कॉलोनी का हाउसिंग सोसाइटी का काम भी बड़े मनोयोग से देखते हैं। आनंदी दुबे की मामूली सामाजिक हैसियत की जानकारी से शिवनंदन बाबू के मन में एक अजीब तब्दीली आ गई। अब उन्हें उनकी ओर मुखातिब होना महज बेमानी लगने लगा था। अब सोसाइटी की किसी बैठक में दुबे जी का किसी मसले को लेकर हावी हो जाना भी उन्हें बेहद नागवार लगता। शिवनंदन बाबू दुबे जी की आलोचना भी करने लगे थे। कई लोग आलोचना सुनकर भी चुप रहते, पर कुछ हस्ती वाले उनसे सहमति भी व्यक्त करते। शिवनंदन बाबू खुले रूप से कोई आपत्ति कर विरोध तो नहीं करते, लेकिन वे यहाँ के लोगों के बीच नए ही आए थे और कॉलोनी की अभी नब्ज ही टंटोल रहे थे। वे कभी कभी अपनी पत्नी से ही कहते, बड़ा बड़बोला है यह आनंदी भी। लोगों ने भी उसे काफ़ी शय दे रखी है। एक दिन सामाजिक सहयोग समिति की एक बैठक में शिवनंदन बाबू खास तौर से निमंत्रित थे। उन्होंने देखा आनंदी बाबू वहाँ पहले से ही विद्यमान हैं। सभा की कार्रवाई से इन्हें महसूस करते हुए देर नहीं लगी कि आनंदी बाबू की अच्छी खासी सामाजिक पहचान है और हैसियत है। उन्होंने काफ़ी कुछ सामाजिक कार्य भी किया है। समिति वाले जब शिवनंदन बाबू को इस अवसर पर आमंत्रित करने आए थे तो इन्होंने अपने मन में अच्छा खासा हिसाब लगाया। वैसे उन्हें इन सब सामाजिक कार्यों में रत्ती भर रुचि नहीं थी। वे हमेशा ऐसे कार्यों को बकवास ही कहते थे, पर ऐसे आयोजनों के फ़ायदे से भी वे वाकिफ़ थे। जानते थे कि कठिन से कठिन सिफारिशी काम डाइनिंग टेबल पर निर्णित हो जाया करते हैं।
लेकिन अपने गणित के अनुसार उन्होंने कुछ सोचकर ही इस निमंत्रण को स्वीकार किया। ऐसी बैठकों, गोष्ठियों में आते जाते कवरेज अच्छा मिल जाएगा और रिटायरमेंट के बाद इच्छा हुई तो इलेक्शन में अच्छे खासे वोट भी बटोरे जा सकेंगे। अपनी एडवांस प्लानिंग के बूते पर ही तो सहाय जी एक सहायक समिति के संयुक्त निदेशक के ओहदे की ऊंचाई नाप पाए थे। वैसे भी इस तरह के भावनात्मक शोषण में उन्हें खास महारत हासिल थी। समिति की बैठक के लोग शिवनंदन जी सरीखे वीआईपी की आवभगत में लगे हुए थे और बड़े से बड़े सहयोग की उम्मीद कर रहे थे। सभा समाप्त होने पर खुद आनंदी दुबे उन्हें आदरपूर्वक उनकी कार तक छोड़ने गए थे। सहाय जी शाम को ऑफिस से आकर कोठी के टेरेस पर चाय की चुस्की ले रहे थे कि चपरासी ने नीचे ड्राइंग रूम में किसी आगंतुक के आगमन की सूचना दी। उन्होंने चाय खत्म की और नीचे अपनी बैठक में पहुँचे। आगंतुक के रूप में आनंदी दुबे को देखकर वे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए थे। आनंदी दुबे वैसे भी इस आधुनिकतम ढंग से बड़े सजे सजाए ड्राइंग रूम में कुछ मिसफिट ही लग रहे थे। यह बात दूसरी थी कि वे इन बातों से बेखबर नमस्कार कर अब तक सोफा पर बैठ चुके थे। सहाय जी का पूछने का अंदाज न चाहते हुए भी कुछ ऐसा था जैसे पूछ रहे हों कि दुबे जी का उनके घर आने का कोई तालमेल तो है नहीं। लेकिन दुबे जी ने सहज भाव से कहा, हम एक कॉलोनी में रहते हैं, सोचा आपसे मिल लें और बस चले आए। दरअसल उस दिन समिति के बैठक में आपको देखकर मुझ में आपके प्रति विशेष आदर भाव उपजा। इतनी व्यस्तता, इतना ऊंचा ओहदा और इस तरह से समय निकालकर किसी अहम सामाजिक कार्य में सहयोग देना वाकई आसान काम नहीं है। आनंदी बाबू ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आज की इस भागदौड़ की दुनिया में भला फुर्सत किसे और कहाँ है कि समाज और देश के विषय में कुछ करे, कुछ सोचे। सहाय जी को यह प्रशंसा कुछ जची नहीं और वे मन ही मन अनुमान लगाने लगे कि इसे मुझसे क्या काम है। शायद इसे पता चल गया होगा कि मेरे ऑफिस में कुछ सहायक की पोस्ट खाली है। घर में निश्चय ही कोई बेटा या भाई शिक्षित बेरोजगार होगा। आजकल तारीफ़ों की तो कीमत आंकी जाती है। ऐसे ही कोई किसी की तारीफ़ करने की जहमत नहीं उठाता। जितनी देर आनंदी दुबे बैठे रहे, ज़्यादा देर तक वे बातें ही करते रहे। बातें दुनिया भर में हो रहे दंगे फसाद, अनुशासनहीनता, असुरक्षा, आतंकवाद इत्यादि से ही संबंधित थी। सहाय जी गंभीरता बनाए रहे और बीच में हूँ हाँ करते रहे। जब आनंदी दुबे उठकर चले गए तो सहाय जी ने मन में सोचा, कुछ काम तो जरूर रहा होगा। संकोच से बोल नहीं पाया। घाक तो पुराना लगता है। सोचा होगा कि पहले घनिष्ठता बढ़ा ले, फिर काम की बात करना आसान हो जाएगा। ऐसी तामझाम वाली कॉलोनी में आनंदी दुबे की अपनी एक पहचान होना भी आश्चर्य की ही बात थी। वे अक्सर बराबरी के अंदाज में शिवनंदन सहाय के यहाँ आने जाने लगे। हालांकि वे सहाय जी का ज़्यादा वक्त नहीं लेते थे, लेकिन ऐसे पात्र को जो उनके मन में जरा भी जगह नहीं बना पाया हो, इतना समय देना भी उन्हें गवारा नहीं था। छुट्टी का दिन था। सहाय जी अपनी बाग का मुआयना कर रहे थे। उनकी पत्नी को रोज सोसाइटी की ओर से प्रथम पुरस्कार मिला था। इनके बगीचे का गुलाब उम्दा किस्म का सोख रंग लिए होता है। काले और डॉटेड गुलाब का तो कुछ सानी ही नहीं होता। यहाँ के गुलाबों की कटिंग को बड़े मुस्तैदी से जला दिया जाता है ताकि माली कहीं दूसरे बगीचे में न पहुँचा दे। वैसे भी इस कॉलोनी में एक दूसरे से मिल बांटने का रिवाज नहीं है। श्रीमती राय जब यहाँ नई नई आई थी तो यहाँ के रीति रिवाजों से अनजान होने के कारण सहाय जी के घर गुलाब की कटिंग लाने अपने नौकर को भेज दिया था। उस दिन सहाय जी की पत्नी को बहाना बनाकर इनकार तो करना पड़ा था, लेकिन वह चिढ़ गई। कैसे कैसे लोगों को यहाँ घर बनाने के लिए प्लॉट मिल जाते हैं। सहाय जी पत्नी के साथ बगीचे का आनंद ले ही रहे थे कि मनोज अपने दोस्तों के साथ आ गया था। मनोज सहाय जी की रिश्तेदारी में है। वह यहीं मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र है। बहुत देर तक गुलाब के फूलों की तथा इनकी विभिन्न नस्लों की चर्चा के साथ
कॉफ़ी, नमकीन और मिठाई का दौर चलता रहा। अब तक अखबार की सुर्खी में आए उस समाचार पर बातचीत आकर ठहर गई थी, जिसमें मेडिकल कॉलेज के कुछ लड़कों ने नशा करके गर्ल्स हॉस्टल में जाकर हंगामा किया था। लड़कियों ने मिलकर आईजीडीसी से लेकर दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाई थी। मनोज ने बातचीत के बीच सकुचाते हुए सहाय जी से अपना एक प्रस्ताव रखा कि कॉलेज के सभी विद्यार्थी मिलकर अपनी कॉलेज कैंपस में एक हनुमान मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं और इस वास्ते चंदा जमा किया जा रहा है। मनोज जी ने सहाय जी से अनुरोध किया कि वे भी चंदा दें और अपने मातहत लोगों से भी आर्थिक सहायता दिलवा दें। सहाय जी ने मनोज के मित्रों के सामने अपने बड़प्पन का एक कुशल अभिनय अदा करते हुए चंदा तो दिया ही, अन्य लोगों से भी सहायता दिलवा देने का आश्वासन दिया। गणतंत्र दिवस समारोह से सहाय जी अभी आए ही थे और अपने एक मित्र से कुछ अंतरंग बातों से मशगूल थे कि दुबे जी आ गए। उल्लासित से नमस्कार में हाथ जोड़ दिया। सहाय जी नमस्कार का जवाब देते हुए मुस्कुराए भी, लेकिन भीतर से चिढ़ गए। उनका आगमन उन्हें रंग में भंग जैसा लगा था। दुबे जी प्रसन्नचित्त हंसमुख किस्म के व्यक्ति थे। हर खबर की छोटी से छोटी खुशी वाली बात को भी अपने ठहाके के साथ अंदाज में सुनाते। दुबे जी ने कहा, सहाय जी मैं एक खास काम से आया हूँ। सहाय जी को जैसे इसी घड़ी का इंतजार था कि आनंदी बाबू यदि किसी काम के लिए कहेंगे तो वह साफ इनकार कर देंगे। तब आनंदी बाबू का उनके पास आना जाना खत्म नहीं भी होगा तो कम अवश्य हो जाएगा। वह संभल कर बैठ गए कि यदि वह अपने किसी व्यक्ति की नौकरी की बाबत कहेंगे तो किस लहजे में इनकार किया जा सकता है। आनंदी बाबू अपने उसी मूड में बोले, एक बार आप किसी से कह रहे थे कि आपके पिताजी लकवे से परेशान हैं। आप मुझे बनारस के एक वैद्य का पता चला है जिनकी चिकित्सा से मेरा मित्र एक हफ्ते में चलने फिरने लगा है। यहाँ के सभी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। वह आज ही तो वापस आया है। मैं उसी से मिलकर आ रहा हूँ। सहाय जी ने दुबे जी के बढ़े हुए हाथ से उस वैद्य का पता तो ले लिया, लेकिन इस बात की कोई खास तरजीह नहीं दी। सोचा यह बेकार आदमी ऐसी ही व्यर्थ की जानकारी हासिल कर अपनी साख बनाना चाहता है, ताकि बड़े लोगों के घर पहले आना जाना बढ़ा ले, फिर धीरे धीरे अपना काम बातों की चाशनी लगाकर करवाए। सहाय जी ने भी कम दुनिया नहीं देखी थी और ऐसे लोगों से ही तो उनका वास्ता पड़ता रहा है। मेडिकल कॉलेज में हनुमान मंदिर बनाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। शिलान्यास का शुभ मुहूर्त निकाला जा चुका था। शिवनंदन सहाय मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। इधर से शिवनंदन बाबू अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता ढूंढने में परेशान थे। शादी की बात कई जगह चली, लेकिन तय नहीं हो पाई थी। शादी अपने बराबर स्टेटस में ही करनी थी। इसी सिलसिले में वहाँ एक सेवानिवृत्त कलेक्टर मिस्टर अस्थाना की IAS बेटी की सूचना मिली थी। अस्थाना जी अच्छे आदमी थे और शादी की बात बनती हुई लग रही थी। बातों बातों में कलेक्टर साहब ने कहा, अच्छा आपकी कॉलोनी में ही तो आनंद दुबे नाम के एक मास्टर साहब रहते हैं ना? शिवनंदन जी संकोच की उलझन को दबाते हुए कहीं चूक न जाए के भाव से जल्दबाजी में बोल पड़े, हाँ रहते हैं, हमारे मित्र हैं। आप उन्हें कैसे जानते हैं? कलेक्टर साहब ने कहा, वह मेरा लंगोटिया यार है भाई, अक्सर यहाँ आता रहता है। अपनी भाभी के हाथ की खीर उसे खास तौर से आज तक पसंद है। मेरा बेटा उसकी बड़ी इज्जत करता है। बचपन में उसने अपने चाचा से ही हिंदी पढ़ी है। सहाय जी इलाहाबाद से वापस आ चुके थे। दूसरे ही दिन वे किंचित झिझक के साथ आनंदी बाबू के घर हाजिर हुए। उन्हें अपने घर में देखते ही दुबे जी सदा की तरह गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए बोले, मेरा अहोभाग्य कि आप मेरे घर आए। चाय नमकीन चलने के बाद सहाय जी आनंद बाबू के कंधे पर अपनत्व से हाथ रखते हुए बोले, भाई हम भी आपके अपने ही आदमी हैं। मेरे लायक कोई सेवा हो समझे तो बताएं। मेरे ऑफिस में कुछ पोस्ट खाली है। आपका कोई बेटा या भाई हो तो आसानी से दुर्लभ नौकरी दे सकता हूँ। दुबे जी सहज भाव से कुछ सकुचाते हुए बोले, दरअसल मैंने देर से शादी की थी और मेरे दोनों बच्चे अभी हाई स्कूल में ही पढ़ रहे हैं।
एक भाई है तो उसने पिताजी के व्यवसाय को फिर से संभाल लिया है। बड़ा ही नेक लड़का है, सारा घर का खर्च वही चलाता है। सहाय जी भीतर से उदास हो उठे। उन्होंने फिर एक कोशिश की। अरे भाई, मैं अभी ऐसी पोस्ट पर हूँ कि यदि आपको किसी तरह का कोई काम हो तो आसानी से करवा सकता हूँ, बस आपके फरमाने भर की देर है। दुबे जी की आंखों में जैसे करुणा के भाव तैरने लगे थे। उनकी आवाज़ स्थिर और प्रार्थना के स्वर जैसे प्रतीत हो रही थी। उन्होंने संजीदगी से कहा, भाई साहब, कई दफ़ा कोशिश करके मैं नहीं कह पाया। अगर कुछ मेरे लिए ही सही करना चाहते हैं तो उस मेडिकल कॉलेज में निर्मित होने वाले, यह एक शिक्षण संस्थान है, यहाँ सभी धर्म के लोग पढ़ने आते हैं। इस मंदिर की नींव इस कॉलेज के भविष्य में होने वाले सांप्रदायिक दंगे फसाद की नींव साबित होगी। सहाय जी ने उन्हें आश्वासन दिया और इसके साथ ही उनके मन में एक सुख उपजा। आज तक वह अपनी ही गोटी बैठाए रहते थे। जिंदगी में पहली बार दूसरे के लिए कुछ सार्थक होने का निश्चय कर पाए। दुबे जी से अपनी बेटी की शादी के बाबत किसी तरह की कोई चर्चा को उनका अपना ही मन कबूल नहीं कर पाया। घर की ओर वापस आते हुए उन्हें ज्ञान हुआ कि अब तक की उनकी महाकाय छवि कुछ भी नहीं, बस एक बौने आदमी की परछाई भर थी। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका रमा सिंह के द्वारा रचित ये कहानी हम बौने। धन्यवाद।